रचना के आधार पर हम वाक्यों को पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ सीखेंगे वाक्यों का रूपांतरण। फिर उसके बाद चलेंगे वाच्यों पर और वाच्य के बाद हम जानेंगे वाच्य का रूपांतरण। या दो उपवाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, अगर, मगर, लेकिन या अथवा के माध्यम से जोड़ा जाता है। संयुक्त वाक्य हमारी परीक्षा पूर्ण हुई और हम घूमने चले गए। अब इस वाक्य को जब हमने परिवर्तित किया तो हमने क्या किया, मिश्र जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य यानी कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, और भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं सत्यम और यहाँ पर बेटा हम बात कर रहे हैं हमारे समरी सीरीज के लेक्चर नंबर 3 की, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ पर बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य और रचना के आधार पर वाक्य। बेटा दोनों ये जो टॉपिक है ना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में इनका अच्छा खासा वेटेज होता है। और बात करें आज की क्लास से तो बेटा आज की ये क्लास जो है वो हमें 8 अंक दिलाने वाली है। ठीक है, तो चलिए बेटा समझते हैं किसको किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। रचना के आधार पर हम वाक्यों को पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ सीखेंगे वाक्यों का रूपांतरण। फिर उसके बाद चलेंगे वाच्यों पर और वाच्य के बाद हम जानेंगे वाच्य का रूपांतरण। तो बेटा जी यहाँ पर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण है ज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि वाक्य एक ऐसी इकाई है व्याकरण की जिसका वास्ता हमारे दैनिक जीवन से लेकर हिंदी की दुनिया तक पढ़ता ही रहता है। और अच्छा वाक्य जो है वो अच्छी बात बनकर लोगों को प्रभावित भी करता है। तो यहाँ पर बेटा हम सीखेंगे वाक्य की नजाकत क्या है, किस तरीके से वाक्य का प्रयोग करना है, किस तरीके से वाक्य होते हैं। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्य क्या है। देखिए शब्दों के सुव्यवस्थित समूह को ही वाक्य कहा जाता है। अब सुव्यवस्थित से अर्थ क्या है? अर्थ बस इतना है या मानना बस इतना है कि भाई उनका जो अर्थ है वो स्पष्ट निकले। ठीक है, साथ ही साथ व्यवस्थित हूं। कैसे हूं? व्यवस्थित हूं। इस प्रकार से ना हो कि कोई शब्द कहीं भाग रहा है, कोई शब्द कहीं भाग रहा है। तीसरी चीज क्या है? व्याकरण की दृष्टि से सम्मत हूं। व्याकरण सम्मत हूं। ठीक है, तो ये प्रमुख 3 चीजें हैं जिनके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि जो वाक्य का समूह आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है क्या वह वास्तव में वाक्य है। जो शब्द समूह आप पढ़ रहे हैं, जो शब्द समूह आप जान रहे हैं, क्या वो वास्तव में वाक्य है? तो सबसे पहले देखिए अर्थ स्पष्ट तो करता है क्या? जी हाँ, यदि अर्थ स्पष्ट कर रहा है, जैसे मैंने कहा राम पढ़ रहा है, तो यहाँ पर राम के पढ़ने का बोध हो रहा है, अर्थ स्पष्ट है। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई वाक्य होए। ठीक है, यानी कि वाक्य होने की पुष्टि हो गई। फिर दूसरी बात क्या है? व्यवस्थित है क्या? हाँ भाई साहब, व्यवस्थित होना। जब तक शब्द या जब तक शब्दों का समूह व्यवस्थित नहीं होगा तब तक उसका अर्थ नहीं निकल सकता। इसीलिए कहा जा रहा है भाई कि व्यवस्था भी जरूरी है और फिर व्याकरण की सम्मति भी होनी चाहिए। वाक्य तभी बनता है बेटा जब व्याकरण की सम्मति हो। कविताओं की दुनिया में तो हम वाक्य का तोड़ मरोड़ देख पाते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रगतिवाद के अंदर कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम कई तरीके के प्रयोग देखते हैं, इसलिए उसे प्रयोगवादी धारा या प्रयोगवादी काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, पर वो वाक्य की दृष्टि से कितना सही है कितना ठीक है वो एक अलग विषय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी किसी शब्द समूह को व्याकरण सम्मति प्राप्त हो जाए, व्याकरण की दृष्टि से वह ठीक हो, तब भी वह वाक्य माना जाता है। तो बेटा ये 3 आयाम थे और सरल भाषा में यदि हम बात करें तो हम कहेंगे कि शब्दों का सार्थक समूह जो अर्थ स्पष्ट करता हो, जो बोध कराता हो, वाक्य कहलाता है। अब चलिए बेटा यहां से आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और बात करते हैं वाक्य के अंगों की। तो बेटा वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला अंग होता है उद्देश्य। उद्देश्य यानी जिसके बारे में वाक्य में बताया जाए। अब भाई क्या बताया जाए? जो बताया जाए वह विधेय कहलाता है, पर जिसके बारे में बताया जा रहा है वह कहलाएगा वाक्य का उद्देश्य। जैसे मैंने कहा राम, इससे पहले हमने एक उदाहरण पढ़ा था ना, राम पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो राम का पढ़ना है, ठीक है, राम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और राम का जो पढ़ना है वह क्या हो गया? विधेय। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि एक वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य यानी कि वाक्य का कर्ता, जिसके बारे में वाक्य में बताया जा रहा है वह उद्देश्य कहलाता है। और जो कुछ भी बताया जाए, ठीक है, राम के विषय में जो कुछ भी कहा गया वह क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है, तो यहां तक बेटा उद्देश्य और विधेय को समझने के बाद चलिए बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्यों की।
रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब सरल वाक्य क्या है, तो आइए समझ लेते हैं। वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य, एक क्रिया, एक कर्ता हो। ठीक है, यानी कि कर्ता भी एक हो, क्रिया भी एक हो, उद्देश्य भी एक हो, विधेय भी एक हो, जिसमें हर चीज एक एक हो, जिसका वाक्य जो हो बहुत सरलता से आपको समझ में आ जाए, वही क्या कहलाता है, वही वाक्य कहलाता है सरल वाक्य। जैसे राम ने किताब बेची, नंदिनी ने गीता पढ़ी, मैं पढ़ाता हूं, तुम पढ़ते हो, यह दुनिया अच्छी है। तो यहाँ पर जितने भी वाक्य आप देख पा रहे हैं उसमें एक उद्देश्य, एक विधेय, बहुत वाक्य सरल है। ठीक है, और इसी सरल वाक्य को कहा जाता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज और बताता हूं बेटा, कभी कभी वाक्य का विस्तार भी किया जाता है। जैसे ऐसे कह दिया जाए कि लाल शर्ट पहन कर राम पढ़ रहा है। तो भैया जी यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि राम पढ़ रहा है सरल वाक्य है, पर यहाँ पर उद्देश्य यानी कि राम का विस्तार किया गया है और बताया गया है कि वह लाल शर्ट पहनकर पढ़ रहा है। ठीक है, हालांकि ऐसे वाक्य जो हैं वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत बहुत कम देखने को आते हैं या ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, पर फिर भी ज्ञान की दृष्टि से ये समझ लो कि कभी कभी सरल वाक्य में कर्ता का विस्तार भी किया जाता है, जिसे हमने इस तरीके से सीखा। चलिए आगे बात करते हैं संयुक्त वाक्य की, कि भाई संयुक्त वाक्य क्या है, किस तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो भैया जब दो वाक्यों में, सरल वाक्यों या दो उपवाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, अगर, मगर, लेकिन या अथवा के माध्यम से जोड़ा जाता है, वे तमाम तरीके के वाक्य यानी कि वे सभी वाक्य क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य को हम क्या कहते हैं कि भाई जब भी आप ये देखें कि दो वाक्य या दो उपवाक्य और, अथवा, किंतु, परंतु के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो फटाक से समझ जाइए कि ये संयुक्त वाक्य हैं। चलिए उदाहरण समझते हैं। शिवानी गई और गोलू घर आया। अब यहाँ पर और का प्रयोग किया गया है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाई ये संयुक्त वाक्य है। फिर देखिए दूसरा क्या है, सच बोलना चाहिए परंतु कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए, यानी कि सच तो बोलो पर कटु सत्य बिल्कुल मत बोलो। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या कही जा रही है, शिखा नाराज है इसलिए वह बात नहीं कर रही। तो शिखा नाराज है, फिर दूसरे उपवाक्य को जोड़ा गया है, वह बात नहीं कर रही, किसके माध्यम से, इसलिए के माध्यम से। ठीक है, उसने बहुत मेहनत की मगर वह असफल हो गया। तो यहाँ पर अगर, मगर, किंतु, अरंतु, परंतु के माध्यम से जब भी वाक्यों को जोड़ा जाता है वहां पर संयुक्त वाक्य होते हैं। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिश्र वाक्य की। अब देखिए मिश्र वाक्य क्या है, वह वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो, ठीक है, एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो बात यह कही जा रही है कि एक वाक्य होगा और उस वाक्य पर या उस उपवाक्य पर कोई दूसरा उपवाक्य या वाक्य निर्भर कर रहा होगा। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे ही मैं आया वैसे ही वह चला गया। अब देखिए जैसे ही मैं आया वह क्या हो गया, प्रधान वाक्य, क्योंकि मैं आया तभी तो वो गया। तो यहां पर एक वाक्य क्या है, दूसरे पर आश्रित है, इसीलिए यहां पर क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। चलिए आगे समझिए, उसने वह कार खरीदी जो उसे पसंद थी। अब भाई देखो उसने वह कार खरीदी, है क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। और किसने, कौन सी खरीदी, जो उसे पसंद थी, ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया। कार खरीदना किस पर निर्भर कर रहा है, खरीदने वाले की पसंद पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। ठीक है, कौन सफल होगा भैया, जो मेहनत करेगा। तो मेहनत करना कौन सा हो गया, प्रमुख उपवाक्य हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वह सफल होगा जो आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से हमने मिश्र वाक्य और उपवाक्य की दुनिया को समझा और जाना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपवाक्य की, कि भाई उपवाक्य क्या होते हैं। तो बेटा आश्रित उपवाक्य के तीन प्रमुख भाग होते हैं या तीन प्रमुख प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, जिनको हम अभी आगे समझने वाले हैं। पर उससे पहले बात करते हैं कि उपवाक्य होते क्या हैं। तो यहां पर बेटा ठीक है, उपवाक्य यानी कि वह वाक्यांश, क्या वाक्यांश
अरे वाक्यांश जिसका स्वयं का उद्देश्य और विधेय दोनों होता हो। क्या होता हो? उद्देश्य भी जिसमें हो और विधेय भी जिसमें हो। ठीक है, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा कोई वाक्य मिल जाए या वाक्यांश मिल जाए, वाक्यांश वही होता है जिसमें स्वयं का उद्देश्य और स्वयं का विधेय, मतलब जिसमें खुद का उद्देश्य और विधेय होगा, वो क्या हो जाएगा? स्वयं का उपवाक्य, यानी कि उपवाक्य कहलाएगा। ये पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, ठीक है, पर उस वाक्य के हिस्से में आपको उद्देश्य और विधेय दोनों चीजें दिखाई देंगी। ठीक है बच्चा, चलिए अब इनके प्रकारों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रकार है वह है संज्ञा उपवाक्य। वे उपवाक्य जो संज्ञा की तरह व्यवहार करते हैं संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। मैं जानता था कि वह झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पर देखो, मैं जानता था कि वह झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो झूठ बोलना है ना, वो संज्ञा की तरह प्रयोग में आ रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान ये है बेटा कि जब भी संज्ञा उपवाक्य का कहीं भी प्रयोग किया जाएगा वहां पर की का प्रयोग सबसे पहले दिखाई देता है। संज्ञा उपवाक्य के पहले की का प्रयोग हमेशा दिखाई देता है, ठीक है। देखिए दूसरी बात क्या कही गई, उसने कहा कि मैं ही जीतूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ही जीतूंगा किस तरीके से प्रयोग हो रहा है? संज्ञा उपवाक्य की तरह। फिर तीसरी बात क्या कही जा रही है? मैं नहीं जानता कि वह कौन है। तो यहाँ पर वह कौन है मतलब पूरा का पूरा जो उपवाक्य है वो संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य हो जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विशेषण उपवाक्य की। वे उपवाक्य जो वाक्य में प्रयोग संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, मेरे पास एक कार है, मेरे पास ऐसी एक कार है जो बहुत तेज चलती है। कैसी कार है? कार ऐसी है जो बहुत तेज चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कार की विशेषता बताई जा रही है तेज चलना, ठीक है। आगे देखो, वह खिलाड़ी जो सबसे तेज दौड़ रहा था जीत गया, ठीक है। क्या हो गया? सबसे तेज दौड़ रहा था सो वह जीत गया। अब कौन खिलाड़ी दौड़ा, यानी कि कौन खिलाड़ी जीता? तो जो सबसे तेज दौड़ रहा था वही खिलाड़ी जो है वो जीत पाया, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बात करते हैं, यानी कि तीसरे उपवाक्य की बात करते हैं जो कि है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो भैया क्रिया विशेषण उपवाक्य बिल्कुल सरल उपवाक्य है। वे उपवाक्य जो क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाएं, ठीक है, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बतलाएं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट रखना ध्यान में कि क्रिया का स्थान, समय, कारक, प्रयोजन आदि परिणाम को ये स्पष्ट बताते हैं, ठीक है। ये चीज महत्वपूर्ण बेटा कि भाई क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या करते हैं? समय, स्थान, कारक, प्रयोजन, प्रमाण आदि की विशेषता को स्पष्ट करते हैं जो क्रिया के सापेक्ष की जाती है, ठीक है। अब देखो, जब वर्षा रुक जाए तब जाना। तो भैया यहाँ पर कब जाना है? जब वर्षा रुक जाए। वर्षा क्या है? क्रिया ही तो है, तो उसके माध्यम से क्या कहा जा रहा है कि जब वर्षा रुक जाए तब जाना। फिर कहा जा रहा है जहां धर्म होता है वहां सुख स्वयं दौड़ा आता है। तो भैया यहाँ पर सुख के दौड़ने का जो माध्यम है वो किसको बताया जा रहा है? समय को बताया जा रहा है। फिर देखो, मुझे पेन दे दो ताकि मैं लिख सकूं। यहां भी पेन देने का कारण भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो प्रयोजन की सिद्धि यहां हो जाती है, ठीक है। स्थान की सिद्धि कहां हो जाती है? वाक्य क्रमांक 2 में। और परिमाण की सिद्धि यानी कि कारण की सिद्धि कहां हो रही है कि जब रुक जाए वर्षा तब चले जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्रिया विशेषण उपवाक्यों को भी समझ लिया। चलिए बच्चा आगे बात करते हैं कि वाक्य का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। तो देखो बेटा, वाक्य के 3 रूपांतरण होते हैं यहाँ पर। पहला होता है सरल वाक्य का संयुक्त वाक्यों में और मिश्र वाक्यों में रूपांतरण। फिर दूसरा जो रूपांतरण है संयुक्त वाक्यों का सरल एवं मिश्र वाक्यों में रूपांतरण। और अंतिम जो रूपांतरण हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिश्र वाक्यों का सरल एवं संयुक्त वाक्यों में रूपांतरण। तो चलिए बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरल वाक्य का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। तो देखो बेटा, सरल वाक्य जो है वो मूलतः रूपांतरण की मुख्य आधार है। इसके बिना रूपांतरण संभव नहीं है, परंतु क्वेश्चन में कुछ भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ना जब भी तुम रूपांतरण शुरू में सीख रहे हो तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि सरल वाक्य का विशेष महत्व होता है, इसलिए सरल वाक्य से ही हम सीखना शुरू कर रहे हैं। देखो, राम, सरल वाक्य क्या है? राम खाना खाकर सो गया, ठीक है। अब संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? राम ने खाना खाया और सो गया। तो हमने एक उद्देश्य एक क्रिया थी, ठीक है, उसके बीच हमने क्या जोड़ा? और जोड़ा, संबंध बोधक अव्यय लगाया, और जैसे ही संबंध बोधक अव्यय लगाया वह संयुक्त वाक्य में परिणत हो गया। जैसे
राम ने खाना खाया और सो गया। ठीक है, अब देखो इसका मिश्र वाक्य कैसे बनेगा, जैसे ही राम ने खाना खाया वैसे ही वह सो गया। ठीक है, कि भाई जैसे राम ने भोजन किया वैसे ही राम क्या हो गया, सो गया। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार से दूसरा वाक्य कैसे बन रहा है, मोर, वर्षा होने पर मोर नाचने लगे। ये सरल वाक्य है, संयुक्त बनाएंगे तो क्या करेंगे, वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। ठीक है, और इसी वाक्य का मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। तो यहां पर बेटा हमने क्या किया, इस बात को समझो, एक उद्देश्य एक विधेय वाले वाक्य को हमने सरल वाक्य माना और इसके अंदर हमने और जोड़ दिया, वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमने कंडीशन लगा दी, जब वर्षा हुई तब मोर नाचने लगे। ठीक है, या जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगे, ये हमने कंडीशन लगा दी। अब चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे अगले उदाहरण की ओर। तो देखिए भैया अगला उदाहरण इस प्रकार से, गमला नीचे गिरकर टूट गया। गमला नीचे गिरकर टूट गया, ये कैसा था, सरल वाक्य था। गमला नीचे गिरा और टूट गया, ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य क्या हो गया, जैसे ही गमला नीचे गिरा वैसे ही टूट गया। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं सरल वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रूपांतरण, यानी कि जब सरल वाक्य यानी कि संयुक्त वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य में कैसे परिणत होता है। तो देखो भैया यहाँ पर समझो, संयुक्त वाक्य के अंदर क्या पहचान है कि और लगा हो, यानी कि संबंध बोधक अव्यय हो। क्या हो, संबंध बोधक अव्यय की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा हो, संबंध बोधक, और अगर मगर परंतु किंतु इत्यादि के माध्यम से ये जुड़ा होना चाहिए। तो वह घर गया और उसने नहाया। अब देखो इसका मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे, वह घर गया क्योंकि उसे नहाना था। तो भाई वह घर क्यों गया, क्योंकि उसे नहाना था, तो उसके घर जाने के पीछे की एक स्थिति थी। ठीक है, इसीलिए उसको ऐसा बनाया गया। फिर देखो आगे क्या है, संयुक्त वाक्य, मोनू स्टेशन गया और टिकट ले आया। कि भाई मोनू कहाँ गया, स्टेशन गया और टिकट लेकर आया। अब देखो इसको कंडीशन में, यानी कि जैसे ही हमने मिश्र वाक्य में बदला तो क्या हो जाता है, जब मोनू स्टेशन गया तब टिकट लाया। यहाँ पर एक बात याद रखना कि और को हम क्या कर रहे हैं, संबंध बोधक को हम कंडीशन के अंदर फॉर्मेट कर रहे हैं, जब और तब लगा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा करते ही आपका संयुक्त वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य में परिणत हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, संयुक्त वाक्य हमारी परीक्षा पूर्ण हुई और हम घूमने चले गए। अब इस वाक्य को जब हमने परिवर्तित किया तो हमने क्या किया, मिश्र वाक्य के रूप में, जैसे ही परीक्षा पूर्ण हुई हम घूमने चले गए। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिश्र वाक्यों का रूपांतरण। ठीक है, कि भाई मिश्र वाक्यों का रूपांतरण कैसे होता है। तो देखो मिश्र वाक्य क्या है, जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। कि भाई सच में जिनके पास अर्निंग सोर्स कम है उन्हें पैसा बचाना चाहिए। अब इस वाक्य को सरल वाक्य में हमने कैसे बदला कि कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। पैसा कम है तो भाई बचाओ ना, खर्च कम करो। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है, मिश्र वाक्य, जहां वह लड़का कहाँ गया जो लाल शर्ट पहने था। वह लड़का कहाँ गया जो लाल शर्ट पहने था, हमने क्या कर दिया, सरल वाक्य में बनाना है तो एक उद्देश्य एक विधेय, लाल शर्ट वाला लड़का कहाँ गया ऐसे बना दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर ना एक चीज और समझ लो कि जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक उत्तर आपका निकलने नहीं वाला। जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं व्याकरण के वाक्य वाले भाग की, तब तक बहुत जल्दी वो क्या है कि हाथ में चढ़ता नहीं है। ठीक है, एक बार जो है ना आपके हाथ पे चढ़ गया तो फिर आप देखते ही साथ आंसर निकाल दोगे, इसलिए प्रैक्टिस करना है इस चीज का। ठीक है, अब देखो क्या है आगे, मिश्र वाक्य, माँ ने निहारिका से कहा कि खाना खा लो। उत्तर क्या है भाई, सरल वाक्य कैसे बनेगा, माँ ने निहारिका से खाना खाने के लिए कह रही थी। ठीक है, यानी कि माँ निहारिका से खाना खाने के लिए कह रही थी। चलिए, तो यहां पर हमने वाक्य रूपांतरण को समझा और दूसरी चीज है मिश्र वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रूपांतरण भी है, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। चोर ने जैसे ही मार खाई वैसे ही चकराकर गिर पड़ा। अब इसका जब संयुक्त वाक्य बनेगा तो क्या बनेगा, चोर ने मार खाई और चकराकर गिर पड़ा। ठीक है, जब तेज गर्मी होती है तब कुआं सूख जाता है। तो भाई इसका मिश्र वाक्य सॉरी संयुक्त वाक्य कैसे बन रहा है, तेज गर्मी पड़ी और कुआं सूख गया। मिश्र वाक्य क्या है, दिशा इसलिए स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, संयुक्त वाक्य कैसे बना, दिशा बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आई। ठीक है, तो ये कुछ वाक्य थे जिनको हमने सीखा समझा। चलिए बच्चा अब बात करते हैं वाच्य की। वाच्य जो है बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ वाच्य जो है
एक सरल टॉपिक भी है, वाच्य के अंदर ज्यादा परेशानी है नहीं, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, एक बार समझना है और फिर उसका प्रयोग करना है। देखो व्याकरण हो या कोई भी चीज है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मजबूत होते जाएंगे। तो व्याकरण के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो देखो बेटा करना कुछ नहीं है, हिंदी का न्यूज़पेपर सबके घर आता है, ठीक है। और जैसे ही तुम एक कॉलम उठाओगे, पेपर उठा के एक कॉलम देखोगे, तो उसमें कम से कम तुम्हें 10-20 सरल वाक्य मिल जाएंगे, 10-20 जो है वो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मिश्र वाक्य मिल जाएंगे, और 10-20 तुम्हें जो है वो कौन से वाक्य मिल जाएंगे, संयुक्त वाक्य मिल जाएंगे। वाच्य का खेल भी ऐसे ही खेल लेना कि भाई वाच्य की जो जब भी प्रैक्टिस करनी हो तो न्यूज़पेपर उठाओ और गोला लगाना शुरू करो कि सरल वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है। इस तरीके से ना एक बार प्रैक्टिस कर लोगे 1 घंटा बैठ के, तो वाक्य और वाच्य कंठस्थ हो जाएंगे, तुम पढ़ाने लगोगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस न्यूज़पेपर वाला करना, ठीक है। आ जाओ, अब समझते हैं वाच्य को क्या है। तो भैया क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का विधान का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। साधारण अर्थों में ये बात कही जा रही है, बहुत साधारण यदि अर्थों की बात करें तो ये बात कही जा रही है कि वाक्य से, जिस वाक्य से ये पता चलता हो कि पूरे के पूरे वाक्य में किस चीज की प्रधानता, यानी कि कर्ता की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, उसे ही वाच्य कहते हैं। जैसे देखो यहां पर मोहन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, मोहन। मोहन क्या है, कर्ता। तो इस पूरे वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, क्योंकि मोहन के आधार पर ही क्रिया निर्धारित हुई है, लिंग वचन कारक निर्धारित हुए हैं, एक वचन है मोहन इसलिए खेल रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई। आम खाया जाता है, तो भैया यहाँ पर जो है वो कर्म का निर्धारण किया गया, आम खाया जाता है, और उसी के आधार पर लिंग वचन कारक को निर्धारित किया गया है। तो ये कर्म प्रधान वाक्य हो गया, यानी कि कर्म वाच्य हो गया। मुझसे ठंड में नहाया नहीं जाता, यहाँ पर ना कर्ता प्रधान है और ना कर्म प्रधान है, प्रधान है तो केवल क्रिया, ठीक है। इसीलिए यह कौन सा वाक्य हो गया, सॉरी यहाँ पर जो प्रधान है वो है भाव, ठीक है, ना नहाने का भाव, तो यहाँ पर यह भाव वाच्य हो गया। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर ये बात को समझ पाए कि वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य यानी कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, और भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता हो। चलिए बच्चा, अब एक एक करके इनको फटाफट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्ता की या कर्तवाच्य की। तो भैया जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है उन्हें कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे श्याम फोन चलाता है, शिवानी पढ़ रही है, वह खेल खेल रहा है, रोहित ने कार खरीदी। अब यहाँ पर बेटा इन तमाम चारों वाक्यों को जब आप पढ़ेंगे तो एक चीज कॉमन पढ़ेंगे कि भाई कर्ता के सापेक्ष, ठीक है, कर्ता का सापेक्ष, ठीक है, लिंग वचन कारक का परिवर्तन हो रहा है। श्याम फोन चलाता है, अब जरा सोचो श्याम चूंकि करता है और कर्ता भी कैसा पुल्लिंग है, एक वचन, इसलिए फोन चलाता है। जबकि शिवानी पढ़ रही है के अंदर क्या, शिवानी जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए पढ़ रही है, क्रिया भी कैसी हो गई, स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर जब कर्ता के सापेक्ष सारी चीजें चलें कर्तवाच्य होता है। इस चीज को हमने समझ भी लिया उदाहरण के माध्यम से कि भाई कर्ता के सापेक्ष, और उदाहरण भी क्या क्या है, श्याम फोन चला रहा है, शिवानी पढ़ रही है, वह खेल रहा है, रोहित ने कार खरीदी, ठीक है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है बेटा कि कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं, ठीक है। जब भी कृतवाच्य की बात करेंगे तो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले विषय की। हमारा जो अगला वो है उपक्रम यानी कि उपशीर्षक है वह है कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य क्या है भैया, तो आओ समझ लो। जिन वाक्यों में क्रिया के कर्म की प्रधानता हो एवं क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन कारक के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। सीधी बात यह है कि जहां कर्म की प्रधानता हो, कर्ता की न्यूनता हो जाए कि भाई कर्ता जो है उसकी प्रधानता नहीं है, अब कर्म की प्रधानता है, तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। जैसे शुभम के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, किसके द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है भाई साहब, शुभम के द्वारा, ठीक है। तो पतंग उड़ाई जाती है, यहां पर पतंग, ठीक है, जो कि कर्म है, उसके आधार पर लिंग वचन कारक में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। छात्र के द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, अब किताब
के द्वारा यानी कि कर्म के लिए ही सारे लिंग वचन कारक क्या परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि भाई कर्म वाच्य में कौन प्रधान है, कर्म वाच्य में कर्म प्रधान हो जाता है और कर्म के सापेक्ष ही लिंग वचन कारक का परिवर्तन होता है। अब देखिए अगली बात क्या है, कवि के द्वारा कविता पाठ किया गया। अब भैया कवि के द्वारा कविता पाठ किया गया तो यहाँ पर कवि जो है वो कविता पाठ जो है वो कर्म हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर किया गया है। और मेरे द्वारा गाना गाया गया, ठीक है, मेरे द्वारा गाना गाया गया। तो भाई यहाँ पर जब कर्म की प्रधानता हो जाती है उसी के सापेक्ष चीजें बदल रही हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ तक हमने कर्म वाच्य को सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। देखो यहाँ पर ना कर्म वाच्य की एक पहचान भी है, के द्वारा। जब भी देखो कर्ता के बाद के द्वारा आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, कर्ता प्लस के द्वारा, ठीक है, तो वहां पर ना कर्मवाच्य होता है। कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। ये चीज समझ जाना है, ठीक है। देखो वैसे तो समझ ही गए होगे, पर ये ट्रिक है, कभी अगर कुछ समझ में ना आए तो ये वाला ट्रिक लगा के देख लेना कि कर्ता के द्वारा, अगर कर्ता के बाद के द्वारा आ रहा है तो समझ जाओ कि वह कर्मवाच्य है। अगर ना है, नकारात्मक हो रहा है, तो समझ जाओ कि वह क्या है, वह भाववाच्य है। और अगर दोनों नहीं है तो फिर कर्तवाच्य तो है ही है। ठीक है, तो ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं चीजों को आगे। तो यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे भाववाच्य की। भाववाच्य क्या है ये फटाफट जान लेते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता या कर्म के स्थान पर भाव या क्रिया की प्रधानता होती है वहां पर भाववाच्य होता है। ना कर्ता प्रधान है ना क्रिया प्रधान है, बस प्रधान है तो भाव। ठीक है, अब देखो मुझसे अब चला नहीं जाता, तो भैया यहाँ पर ना कर्ता प्रधान है ना क्रिया, ठीक है, क्या प्रधान है, भाव की। मुझे से अब चला नहीं जा रहा है, रात भर कैसे बैठा जाएगा, यहाँ भी भाव की प्रधानता है कि भाई कैसे बैठा जाएगा मुझसे। ठीक है, अब सोया जाए, क्या किया जाए, अब सोया जाए, इसमें भी किस चीज की प्रधानता हो गई, भाव की प्रधानता है। ठीक है, अब मोहित से दौड़ा जाएगा, क्या, अब मोहित से दौड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मोहित का भाव प्रधान है कि भाई दौड़ने का जो भाव है उसकी प्रधानता है। ठीक है बच्चा, चलिए अब आगे बात करते हैं वाच्य परिवर्तन की कि भाई वाच्य का परिवर्तन होता कैसे है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। देखो आपको अगर सीबीएसई के अंदर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन तो आपको आते हैं पहचानने वाले कि भाई सरल वाक्य कौन सा है या मिश्र वाक्य कौन सा है, और फिर 2 क्वेश्चन आते हैं रूपांतरण वाले कि सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण पहचानिए, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में, सरल वाक्य का संयुक्त में, संयुक्त का मिश्र में, इनमें से किसी एक का रूपांतरण पहचानना है। तो चलिए बच्चा उसी रूपांतरण को फटाफट पहचानते हैं। आइए, कृतवाच्य से कर्मवाच्य के परिवर्तन को भैया जी हम सीखने वाले हैं। तो देखिए कैसे, कृतवाच्य वाला वाक्य क्या है, इस प्रकार से है, कवि कविता सुनाता है, कवि कविता सुनाता है, कवि क्या हो गया, कर्ता हो गया, क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कर्ता जब है तो कविता के बाद कर्म है, फिर उसके बाद क्रिया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कर्मवाच्य में पढ़ेंगे, जैसे ही कर्मवाच्य में आएंगे क्या करेंगे, कवि के बाद के द्वारा जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, के द्वारा, के से द्वारा जोड़ दिया जाए। देखो यहाँ पर लिखा भी है बेटा, इसलिए मैं ट्रिक भी लेके आया था तुम्हारे लिए कि कर्ता के बाद के द्वारा के से या द्वारा जोड़ दिया जाए तब वह कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इस चीज को याद रखना है हमेशा। देखो उदाहरण भी देख लो, कवि के द्वारा कविता सुनाई जाती है। ठीक, दूसरी बात देखो, कृतवाच्य क्या है, राम फूल तोड़ता है, राम क्या कर रहा है, फूल तोड़ता है, राम के द्वारा फूल तोड़ा जा रहा है। तो हमने क्या किया, कर्ता के बाद कर्ता प्लस के द्वारा, ठीक है, जब भी जोड़ा जाए या से द्वारा जोड़ा जाए, ठीक है, समझ जाइए कि वह क्या बन गया, कर्मवाच्य हो गया वह। ठीक है, अब देखो तीसरा उदाहरण क्या है, पहलवान कुश्ती जीत चुका है, कर्मवाच्य बनाया, पहलवान द्वारा कुश्ती जीती जा चुकी है। ठीक है, तो ये बात थी। अब बढ़ते हैं बेटा आगे, समझते हैं अगला परिवर्तन क्या है, कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन करना है। देखो अभी तो हमने कृत से किया था कर्म में, अब कर्म से कृत में करना है। तो भैया क्या है, कर्ता के बाद, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है समझ लो, कर्ता के बाद से के द्वारा को हटा देना चाहिए। जैसे देखो, और जब ये करोगे ना तो लिंग वचन में भी परिवर्तन होगा, वो देखो समझो कैसे। कवि के द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं, ठीक है, यहां पर सुनाई जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब जब आप परिवर्तन करोगे, कवि कविता सुनाता है, क्या हो गया, कविताएं सुनाई जाती हैं से कवि सुनाता है तक आ गए। तो यहां पर ना कविता के सापेक्ष लिंग वचन कारक था,
पर जैसे ही हमने कृतवाच्य में परिवर्तन किया, कर्ता के सापेक्ष लिंग वचन कारक आ गया। ठीक है, इसीलिए सुनाई जाती सी है सुनाता है, यानी कि सुनाई जाती से हमने परिवर्तन किया सुनाता है मैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा ट्रिक ये याद रखना कि के द्वारा से द्वारा को हटा देना है बस। ठीक है, फिर देखो कर्मवाच्य क्या है, राम के द्वारा फूल तोड़े जाते हैं, राम फूल तोड़ता है। कर्मवाच्य क्या है, पहलवान द्वारा कुश्ती जीती जा चुकी है। कृतवाच्य क्या है, पहलवान कुश्ती जीत चुका है। ठीक है, तो इतना सरल है बेटा, क्या ही कठिन है इसमें, छोटी छोटी चीजें फटाक से सीखना है बस। चलिए आगे बढ़ करते हैं और बात करते हैं कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने की। आ जाओ भैया। मरीज, देखो कृतवाच्य क्या है, मरीज उठ नहीं सकता। ठीक है, और भाव क्या बनेगा, मरीज से उठा नहीं जा रहा। तो कर्ता के बाद क्या करना है, से द्वारा का प्रयोग करना है बस। से लगा दो या द्वारा लगा दो। ठीक है, से लगा दो इतना ही काम हो जाएगा, या द्वारा लगा दो। ठीक है, बस देखो द्वारा मत लगाना, सही लगा दो, बस इतने में काम बन जाएगा। देखो जैसे नहीं दोनों चीजें लगा दो। ठीक है भाई, इस चीज को समझो कि से द्वारा से लगा दो या द्वारा लगा दो तो परिवर्तित हो जाता है। देखो कैसे हो रहा है, अब समझो। कृतवाच्य क्या है, मरीज उठ नहीं सकता, और भाववाच्य क्या है, मरीज से उठा नहीं जाता। कृतवाच्य कैसे बनेगा, छात्र गीत गाएंगे। भाववाच्य कैसे बन रहा, छात्र द्वारा गीत गाए जाएंगे। कृतवाच्य क्या है इसका, कि मोर नाच नहीं सका। ठीक है, अब देखो हमने जब भाववाच्य बनाया तो क्या किया, मोर से नाचा नहीं गया, कर्ता के बाद से लगा दो या फिर कर्ता के बाद द्वारा लगा दो। ठीक है, केवल द्वारा, तब वह वाक्य जो है, वह कृतवाच्य जो है वो भाववाच्य में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बात करते हैं भाववाच्य से कृतवाच्य में बदलने की। तो भैया यहां पर ना देखो, हम जितने भी संभव पैटर्न है, ठीक है, कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य, सारी चीजें ना बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। ये इसलिए भी जरूरी है कि भाई परीक्षा तो आपको देना ही है, उसके साथ साथ आपके ज्ञानवर्धन भी हो, आपकी बुद्धि जो है, व्याकरण सीखने से ना बुद्धि की विशालता जो है वो बढ़ती जाती है। इसीलिए पिछले का जो यानी कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी उसमें व्याकरण पे बड़ा जोर दिया जाता था। उसका कारण बस यही है कि जिसको व्याकरण आता है उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं भाववाच्य से कृतवाच्य। तो देखो भैया, भाववाच्य क्या है, चलो इधर उधर घूमा जाए। कृतवाच्य क्या बनेगा, चलो इधर उधर घूमते हैं। भाववाच्य क्या है, मोहन से भागा नहीं जाता। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, से, ठीक है, से या द्वारा को हटा रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाववाच्य क्या है, मोहन से भागा नहीं जाता, मोहन नहीं भागता। ठीक है, भाववाच्य क्या है, रमेश से हंसा नहीं जाता, रमेश नहीं हंसता। तो ये बात है, बस इतना ही करना है कि से या द्वारा इनको हटाना है। क्या करना है, इनको हटा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये था इस बार का सेशन। यहाँ समरी सीरीज के अंदर हमने समझा कि वाक्य क्या होते हैं, वाच्य क्या होते हैं। अब बेटा है आपकी बारी, तो इसी तरीके से चीज़ों को समझना है, सीखना है। और अगर कोई क्वेरी है तो बेटा डाउट सेक्शन ओपन है, फटाफट कुछ भी जो आपकी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए PW परिवार के साथ।